ऑल वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स यानी एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड 2023 जनवरी शिफ्ट। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड है। कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज अ स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेज। तो पहले इसको देखते हैं कि एक एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस होती कैसे है। तो देखो वाटर जो है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो सारे होते हैं जिसमें डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज हो, और जिसमें नेगेटिव चार्ज ना हो जो अपने लोन पेयर के साथ अटैक करें, ठीक है। जैसे कि वाटर हो गया, कोई अल्कोहल हो गया, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर के साथ अटैक करे, तो ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि ये भागेगा, R+ बनाएगा। तो ये जो भाग रहा है ना, इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप, LG मैं लिख रहा हूँ, लीविंग ग्रुप है ये। अगर ये लिविंग ग्रुप है तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना जल्दी ये भागेगा उतना ही फास्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब लिविंग एबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? लिविंग एबिलिटी का मतलब होता है, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इनको समझाऊँ इनकी लिविंग एबिलिटी को, तो स्टोरी ये है कि जितना बड़ा इसका बॉन्ड होगा, जैसे कि मैं कलर चेंज कर दूं, अगर मान लो R और F है, बहुत छोटा बॉन्ड है, इसके कंपेयर में जब R Cl पे आओगे तो थोड़ा सा बिगर हो जाएगा, RBr और बिगर हो जाएगा, और RI इसके कंपेयर में भी बहुत लार्ज हो जाएगा। तो जितना न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, इसके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इसको ब्रेक करना उतना ही आसान है और ये बहुत जल्दी भागेगा। इसीलिए आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, उससे कम Br, उससे कम Cl, उससे कम F, सबसे इजी तरीका ये है। बाकी और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट बता के कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा आपको। तो ये रहा लिविंग एबिलिटी। तब इसमें एक काम करते हैं, ऐसे जो है इसको भागने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको NaI से ट्रीट करते हैं। इसमें I- इस पर अटैक करके इसको भगा देगा, क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके लिए इसको भगाना आसान है। अब आप कहोगे सर ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा क्यों है? तो मैं कहूँगा देखो, न्यूक्लियोफाइल किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन कितना ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर पा रहा है, ओके। अब आयोडीन का साइज़ लार्ज है, अब इसका साइज़ लार्ज है, मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो काफ़ी न्यूक्लियस के पास है, इसका न्यूक्लियस बीच में होगा, इसके पास है। लेकिन जब आप आयोडीन लेते हो तो इसका साइज़ लार्ज है, तो साइज़ लार्ज है तो इसके न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इसके इलेक्ट्रॉन पे कम है, ये आसानी से डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, दोनों कहानी है। तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक करके एक्स को भगा दिया। अब ये अटैच हो गया नाउ, अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो फिर वाटर आएगा, वाटर के लिए अब यही काम करना, आयोडीन को रिप्लेस करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो यही चीज़ दो स्टेटमेंट में इसने बोला है। पहला है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज़ अ स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेज। बिल्कुल सही है, क्योंकि NaI के प्रेजेंस में आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर के लिए इसको हटाना आसान है। अब अगले स्टेटमेंट में कह रहा है I- इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेज अ गुड लिविंग ग्रुप। बिल्कुल सही है, यही कारण ही है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तभी I- X को हटा पाया, और गुड लिविंग ग्रुप है इसीलिए वाटर इसको हटा पाया। तो दैट्स करेक्ट, बोथ इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले देखते हैं इसकी कहानी क्या है, AgNO3 से जब हम ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा एक स्टेटमेंट, इसके पहले भी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो इसमें मेरा ऑलवेज एक स्टेटमेंट है, कभी भी आप Ag+ लो तो सिल्वर हैज़ अ इंटेंस एफिनिटी फॉर द हेलाइड्स। हेलाइड्स के लिए बहुत इंटेंस एफिनिटी है, इसको दिखा नहीं कि Ag+ इसको खींच के बाहर निकालेगा और AgX का PPT बना देगा, ठीक है, लिविंग बिहाइंड R+। तो यही मैंने लिख दिया, Ag+ इज इंटेंस एफिनिटी फॉर द X-, खींच के बाहर निकालेगा इसे। अब कहानी है कि कब इस X को Ag निकाल ना पाए, तो उसके लिए कहानी है कि अगर X जो भी हेलाइड है वो रेजोनेंस में अगर है, तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो Ag+ के लिए डबल बॉन्ड के इन्फ्लुएंसेस को फ्री करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। तो अब यही हमें ढूंढना है यहाँ पे कि कौन कौन Cl निकलेगा और कौन कौन Cl डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड कर रहा है। तो Cl नंबर 1 डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड कर रहा है भाई यहाँ पे। Cl नंबर 2 ये भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये बेंजीन के डबल बॉन्ड है।
तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये Cl और ये Cl ये तो गया काम से। हाँ यस, ये Cl आराम से निकलेगा, ये Cl आराम से निकलेगा। तो कितने मोल बनेंगे, एक इसके थ्रू एक इसके थ्रू, सिर्फ 2 मोल AgCl बन पाएंगे, इसीलिए आंसर इज 2। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बाय क्लोरिनेशन इज। तो देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है और मैंने हाईलाइट भी किया है। क्या हाईलाइट किया है कि इसमें होना क्या है, तुम्हें भी पता है, कोई भी एल्केन अगर है तो उससे H हट के Cl लगता है। जैसे मीथेन है, मीथेन को अगर आप Cl2 से ट्रीट करोगे तो इसके H को हटा के Cl लगेगा और HCl बाहर होगा, तो H को हटा के ही Cl लगना है। तो जो येलो वाले H हैं, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे आइडेंटिकल है। कहीं से H हटा के Cl लगाओ, आईयूपैक नेम सेम आएगा, कर लो। यानी दीज आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, इनमें से कहीं से H हटा के Cl लगा दो, बात बराबर है, दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल। तो इसीलिए येलो वाले के थ्रू एक बनेगा, कहीं से हटा दो वो 1 काउंट होगा, तो ये मैंने एक हटा दिया। चाहे आप यहाँ से ना हटा के यहाँ से हटा के Cl लगाओ, बात बराबर है, क्योंकि दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल। कहीं पे मान लो यहाँ से हटा के Cl लगाओगे तब भी वही आईयूपैक नेम आएगा जो इसका आएगा। दूसरा क्या है, ये दोनों भी स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है। यहाँ से H हटा के Cl लगाओ या यहाँ से H हटा के Cl लगाओ, बात बराबर। तो इसलिए स्ट्रक्चरली 2 बनेगा, एक येलो वाले के थ्रू और एक ब्लू वाले के थ्रू। तो ये मैंने दोनों को फॉर्म कर दिया। नाउ जब आप ब्लू वाले के थ्रू इससे हटा के बना रहे हो तो ये जो कार्बन है ये कायरल हो गया, देखो इस पर स्टार लगा हुआ है, तो ये कायरल हो गया क्योंकि ये ग्रुप HCl और ये ग्रुप अलग अलग हैं। तो जैसे ही ये अलग हो गया तो इसका मतलब इसका R एंड S दोनों बनेगा और ये एक, यानी टोटल 3 RS एंड S। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया है और SN1 रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। तो देखो भाई, SN1 रिएक्टिविटी में एक ही चीज़ होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप, जैसे ये Cl भागेगा यहाँ प्लस आएगा, हर जगह Cl भागेगा प्लस आएगा, Cl भागेगा प्लस आएगा और Cl भागेगा प्लस आएगा। तो इसी की स्टेबिलिटी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है। ये होता क्या मैकेनिज्म, पहले लिविंग ग्रुप भागता है, कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फास्टर इज SN1। तो बस अब चेक करो, इनफैक्ट मैं इसको तो हाइड भी कर देता हूँ। ये लो भाई, ये Cl को मैंने हाइड कर दिया, भाग गया तो मतलब हटा दो, इसको हटा दो, हर जगह से बेकार है, हटा दो, हर जगह से हटा देते हैं, हर जगह से हटा देते हैं। अब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है हर केस में। तो देखते हैं इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा है। तो ये क्लियर दिख रहा है भाई, ये पॉजिटिव जब बेंजीन से रेजोनेंस में जाएगा, ये लो बेंजीन के बॉन्ड भी बना देता हूँ, जब रेजोनेंस में जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर ऑल्टरनेट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस फॉर्म करेगा, यानी इसमें 6 रेजोनेंस बन गया। और 6 ही नहीं, यहाँ पे जो रेजोनेंस फॉर्म होगा, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी बन जाएगा और ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 रेजोनेंस है प्लस एक्स्ट्रा बॉन्ड भी है, जरूरत पड़ेगा तो उसको कंसिडर करेंगे। इसमें आते हैं, इसमें टोटल 5 रेजोनेंस वही बेंजीन वाले ही आएंगे, क्योंकि कभी भी बेंजीन अगर रेजोनेट करेगा तो टोटल 5 आएंगे। और तो ये नंबर ना भी पता हो ना तो इस केस में ज़रूरत नहीं है। तो इस पॉजिटिव का बेंजीन वाला और NO2 तो कोई रेजोनेंस करेगा नहीं। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ने गलती से अगर ये काम कर दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा कि सर ये रेजोनेंस में बना रहा हूँ, O पे प्लस दे रहा हूँ। कभी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इस पर भूल के भी आपको प्लस नहीं देना। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं करना है। अगर आपने ये काम कर दिया, ये रेजोनेंस बना दिया, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि इसके पास अपने 2 लोन पेयर हैं और यहाँ से आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब मान लो ये दोनों तुम स्नैच करके इधर भेज दो तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 रह जाएंगे। तो ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए। प्लस मेक्स अ डिफरेंट सेंस एज वेल। मान लो कि CH2 प्लस है और इधर आप ले रहे हो OR, तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये भी प्लस है, लेकिन ये जो प्लस है ये फॉर्मल चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को नहीं, ये रदर कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड यानी बैक बॉन्ड से बन रहा है OR। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में अब यहाँ आ गए और ये यहाँ पे है। अभी भी आप ऑक्सीजन का काउंट करो तो 1 2 और 3 बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर 8। तो ये जो पॉजिटिव है ये फॉर्मल चार्ज है, वाइल ये जो पॉजिटिव है ये स्नैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो इसीलिए NO2 इस पॉजिटिव को टच भी नहीं करेगा, ऊपर से और क्या करेगा, अब ये सब फालतू चीज़ें मैं हटा भी देता हूँ।
तो ये NO2 करेगा क्या, उल्टा ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस पॉजिटिव पे और पॉजिटिव देगा, यानी इसको अनस्टेबल कर देगा। तो भूल जाओ इसे। यानी इतना तो तय हो गया कि B हैज़ टू बी एट द टॉप एंड A हैज़ टू बी एट द लास्ट। इतना पता चल गया, इसी से आपका ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, क्योंकि B एट द टॉप A एट द लास्ट सिर्फ इसी में, या ऐसा कह दो कि सर B हमें टॉप पे पता है क्योंकि बाकी किसी में नहीं होगा। इसमें देख लो, अगर कोई स्टूडेंट कहे सर इसमें भी तो रेजोनेंस होगा, मैं कहूँगा एग्जैक्ट होगा, लेकिन याद करो हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव उसके रेजोनेंस पर डोमिनेट करता है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा लेकिन इसका इंडक्टिव डोमिनेट करता है, और इंडक्टिव डोमिनेट करेगा तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच के उसके ऊपर डेल्टा प्लस देगा और इसको अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन तो आ गया। तो क्या आ रहा है, ये टॉप पे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस के कारण, उसके बाद सेकंड ये जो बेंजीन का रेजोनेंस है, थर्ड ये क्योंकि बेंजीन के रेजोनेंस के अलावा इसका माइनस आई लग रहा है जो कि इसको थोड़ा डिस्टेबलाइज कर रहा है, और सबसे लास्ट ये क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा माइनस आई लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर डाइक्लोरोबेंजीन। देखो मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन इसके पहले भी मिले थे, अगर आप सीक्वेंस में देख रहे होगे मेरे वीडियोस को GOC और ऐसे करके, तो इसी में GOC में भी मैंने डिस्कस किया था। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है, जो जितना सिमेट्रिकल है उतना ही लैटिस में परफेक्टली फिट बैठेगा, तो सिमेट्री डज मैटर। तो देखो ये तीनों दिया हुआ है, उसमें देख के हम बता देंगे कि दिस इज़ वेरी सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो टॉप पे होगा। और जब नॉन सिमेट्रिकल में हम कंपेयर करते हैं तो हाई डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ही ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी होगी एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी, जब सिमेट्री ना हो तो फिर मेल्टिंग पॉइंट जिसकी ज़्यादा, सॉरी जिसका म्यू ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तब इनको हम पहले तो टॉप पे तो रखना है इसको, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ये और ये इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। अब आ जाओ बाकी जो दो बच गए उनमें इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इनके बीच का एंगल भी कम है, 60 डिग्री का है, और इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और इनके बीच का एंगल 120 का है। तो 120 डिग्री पे दो वेक्टर हों x तो इसका मैग्नीट्यूड, इनका नेट रिजल्टेंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर ये 60 पे है, तो इसीलिए इसका हाई डाइपोल मोमेंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री के कारण ये टॉप पे, उसके बाद ये डाइपोल मोमेंट हाई है, उसके बाद ये, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। भाई इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं ऑलवेज बहुत बार बता चुका हूँ, कभी भी अगर एल्कोहलिक KOH आ जाए, ध्यान रखना देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH। अगर मान लो ये कंपाउंड है मेरे पास CH3CH Cl CHH एंड CH3 और एल्कोहलिक KOH आ जाए, तो एल्कोहलिक KOH का दूसरा नाम होता है RO नेगेटिव K पॉजिटिव। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, भूल गए नहीं। और ये क्या करेगा, एलिमिनेशन, नोन फॉर द E2 एलिमिनेशन, इतना तो याद होना चाहिए। तो अगर इसको एल्कोहलिक KOH से आप ट्रीट करोगे तो ये होगा क्या, ये RO नेगेटिव आएगा, ये बीटा एलिमिनेशन कराएगा, H और Cl गायब करके यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा। ये एकदम तय होना है, दिस इज नोन फॉर द एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH। यही काम आप एक्वस KOH लो, एक्वस KOH, तो ये क्या करेगा भाई, यही कंपाउंड ऊपर वाला Cl CHH एंड CH3, ये कुछ नहीं करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा, यानी इसका OH माइनस इसके ऊपर ना अटैक करके सीधे इसके ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये भाग जाएगा, यानी ये Cl को रिप्लेस करके OH दे देगा। तो इसीलिए एक्वस KOH एल्कोहल देता है, सब्स्टिट्यूशन कराएगा, SN रिएक्शन कराएगा, वाइल एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, उसमें भी फिक्स है E2 ही कराएगा। और ये कहानी है कि चाहे तो एल्कोहलिक KOH एग्जामिनर लिख सकता है एरो पे, या इसका लिखने का दूसरा तरीका है RO नेगेटिव K पॉजिटिव। बस इतना पता है तो नज़र पड़ते ही आप बता दोगे कि सर यहाँ एल्कोहलिक KOH और इसने एल्कीन नहीं बनाया है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा सिनेरियो गलत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे आते हैं एक्वस KOH बिल्कुल सही है, इसने Br हटा के OH लगा दिया है। यहाँ पे आते हैं AlCl3 है, ये हटेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसे कहते हैं। AlCl3 लुइस एसिड है, Cl पे अटैक करके इसको हटा देगा और ये पॉजिटिव बन गया।
अब ये पॉजिटिव हमें पता है ES में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो Cl होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो या पैरा किसी एक पोजीशन पे इसको अटैच कर दो, तो इसने यहाँ पे ऑर्थो पे अटैच किया है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्थो वाला प्रोडक्ट दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है डाउज प्रोसेस फिनॉल बनाने का, तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में NaOH लिया, इसका पूरा चेन यही होता है, Cl होता है, जब NaOH और यही हीटिंग की कंडीशन लगाते हो तो सबसे पहले हमारे पास O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनता है, और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस, वही एसिडिफिकेशन जो इसने HCl के थ्रू किया है, तो O माइनस से फिर OH बन जाएगा। यही डाउस प्रोसेस है, यही दे दिया। तो इसीलिए इसमें सेकेंड, ठीक है ना, यही आंसर होगा, ये गलत है क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बस इतना ही, 6 ही क्वेश्चंस थे इसमें, टोटल 6, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।